Dr. Anna Malik, can we start? We cannot hear you. Zishan Khan, you may proceed. Zishan, you may proceed. Okay, sir. Assalamu alaikum, everyone. My name is Muhammad Zishan Khan, and I'm working as a clinical staff pharmacist in one of the hospital in the UAE. Welcome to the third session of BCPS preparatory review. I have no financial or anything to disclose, any relationship to anything. Pharmacokinetics is a relatively dry subject when it comes to practice, and also the calculations and the formula which we study in the clinical pharmacokinetics. So हम अपनी डेली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें इनकी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर थेरेप्यूटिक्स जो हम डेली प्रैक्टिस में फार्मेसी में और अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे होते हैं. The agenda of today's presentation is basic pharmacokinetics relationships के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, then absorption, distribution, metabolism and excretion, which is basic pharmacokinetics parameter. I'll discuss them in briefly. And non-linear pharmacokinetics, not compartmental pharmacokinetics, data collection and analysis, pharmacokinetics and special population and pharmacodynamics. So, okay. So, by attending this pharmacokinetics session, by no means मैं आपको एक बिल्कुल ये नहीं बता सकता कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इनके इसके टॉपिक के, जब तक आप इसको खुद स्टडी नहीं करेंगे, खुद इनके न्यूमेरिकल्स या इसके जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो फार्मूलाज हम बेसिक डोज कैलकुलेशन के या कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं वो हमारी डेली प्रैक्टिस में नहीं होते. डेली प्रैक्टिस में वी मोर based on our clinical expertise, and based on that we adjust the doses of different drugs being used clinical pharmacokinetically. So start करते हैं अपने केस प्रेजेंटेशन से. Okay, so this HR is receiving vancomycin for MRSA infection, and HR has a renal failure. So this patient received a dose of 1 gram on 3rd of May, 21st of May at 1200. The concentration 2 hours after the dose, 1400, was 23.8 milligram per deciliter. So as you know that renal failure patient, obviously drug they excrete the drug very slowly, and 3 days later on 24th of March at the same time another level was taken, which was 12.1 milligram per liter. So if you were to give a dose, 1 gram dose now today at 1600 on 24th of March, when would you need to give the next dose? तो अगर आप 1 ग्राम डोज आज 3 दिन बाद देना चाहते हैं पहली डोज के, तो नेक्स्ट डोज आप कितने दिन बाद देंगे? So the options are 1 day after the dose on 24th, 3 days from the dose on 24th, 6 days from the dose on 24th. Yeah, there is insufficient information to calculate when to redose. So in this question, हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस स्कैटर्ड हैं, और हमें फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. पहले हमें इसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने दिन बाद हमें नेक्स्ट डोज देनी होगी. तो बेसिक रिलेशनशिप है फार्माकोकाइनेटिक्स की, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है
फ्रैक्शन ऑफ डोज ओवर कंसंट्रेशन, VD इज इक्वल्स टू डोज ओवर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन या गिवन कंसंट्रेशन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स में। इस एक फार्मूले से आप काफ़ी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आपको डोज और कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन पता है, आप डोज फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो चीज़ें पता होंगी तो आप इनमें से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फार्मूला आप समझ लें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ये बेसिक है फार्माकोकाइनेटिक्स कैलकुलेशन के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें मालूम है कि 1 ग्राम डोज पेशेंट ने ली, और 2 घंटे बाद जो हमने लेवल किया, दैट इज़ जो 2 घंटे बाद लेवल किया डोज देने के बाद, वो दैट इज़ 23.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेंकोमाइसिन इन रीनल फेलियर पेशेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि रीनल फेलियर पेशेंट में या क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का नॉर्मली चेंज हो जाता है। तो जो स्टैंडर्ड लिटरेचर में रिपोर्टेड होता है वो नहीं रहता। तो हमें इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डोज हमें मालूम है, हमें कंसंट्रेशन मालूम है। 1000 डिवाइडेड बाय 23.8 मिलीग्राम पर लीटर गिव्स अस 42 लीटर्स। सो इस वक्त वेंकोमाइसिन का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर दिस पेशेंट इज़ 42 लीटर। देन नेक्स्ट हम कैलकुलेशन, हम सबसे पहले एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मालूम करना है। ये दूसरा फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, और इसी फार्मूले से रिलेटेड कैलकुलेशन आपके BCPS एग्जाम में आ सकती हैं। So elimination rate constant, which is K, natural log of concentration 1 minus natural log of concentration 2 divided by difference in time, T2 minus T1. और थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की कैलकुलेशंस में इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो ये तीन फार्मूला बेसिक, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और T हाफ, अगर ये आपको फार्मूलाज याद हैं, आपकी इन पे अच्छी प्रैक्टिस है, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस इन क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स इन योर बोर्ड एग्जाम। और जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं फार्मूलेज के क्वेश्चन में से आता है। तो ये फार्मूलेज हैं जो आपको प्रैक्टिस होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन और केसेस जो हैं वो आपकी जो 2020 की जो हम वर्क बुक शेयर कर रहे हैं इस ग्रुप के थ्रू, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो लोग सितंबर में प्लान कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो एक दफ़ा शुरू में ही, अभी अगर इस टाइम पे वो स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम प्रैक्टिस करें, एंड देन जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम दे शुड आल्सो प्रैक्टिस दिस सो एज टू बी मींस फेमिलियर विद दिस कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम इसका हमें हाफ लाइफ चेक मालूम करनी है, एंड देन हाफ लाइफ से कैलकुलेट करके फर्दर हम इनका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन 1 है, हमारे पास कंसंट्रेशन 2 अवेलेबल है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे उन्होंने दो कंसंट्रेशन दी हुई हैं कि 3 दिन बाद, हम पहली कंसंट्रेशन 2 आवर्स के बाद थी जो 23.8 थी, एंड देन 3 डेज़ के बाद जो कंसंट्रेशन थी वो 12.1 थी। तो हमारे पास दो कंसंट्रेशन अवेलेबल हैं और हमारे पास टाइम डिफरेंस भी मौजूद है, जो कि हम इस फॉर्मूले में एंटर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 23.8 minus natural log of 12.1 divided by 72. 72 is the time, 72 hours is the time difference. पहली डोज 21 मार्च को थी, और पहली कंसंट्रेशन 21 मार्च को फाइंड आउट की थी, सेकंड कंसंट्रेशन 24 को, तो it's a gap of 72 hours, which that gives us 0.0094 per hour elimination rate constant. Next step, ये जो टॉप पे फार्मूला है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 42, ये वही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। इसको हमने स्विच कर दिया और हमने से चेक किया कि सेम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से और सेम डोज पे वही कंसंट्रेशन आती है। अगर आज आप 24th को 1600 1 ग्राम का डोज देंगे, तो अगेन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पेशेंट का लेवल अगेन 23.8 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो आएगा। लेकिन आज जो, अगर हम तीसरे दिन जो पेशेंट को 1 ग्राम डोज देंगे, वो पहली डोज पे तो उसका जो बेसिक लेवल था वो 0 था, क्योंकि उसको कोई और वेंकोमाइसिन की डोज नहीं मिली थी। आज उसका तीसरे दिन लेवल 12.1 है, और अगर हम 1 ग्राम का डोज आज दे देंगे तो दैट इज will raise by 23.8 milligram per liter, so 23.8 milligram plus 12.1, क्योंकि आज उसका बेसिक 12.1 है, that gives you around 36 milligram per liter. Third formula, जो concentration is equals to concentration difference in concentration multiplied by e raised to the power minus k elimination rate constant and t half, इस फॉर्मूले में आप पुट करके ये 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 36 तो हमें ये क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमने आज सेकंड डोज दी,
प्रीवियस हमारे 12.1 कंसंट्रेशन रिमेनिंग थी, 23 आज कंसंट्रेशन होगी, 36 हमारे पास आ गया। ये 10 मिलीग्राम बेसिकली आपने अपनी तरफ से रखनी होती है, या क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि टू अचीव अ लेवल ऑफ 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन आएगी वो इस जगह पे 10 की जगह पे आ जाएगी। 10 मैंने बेसिकली लिया है क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, मुझे इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन हैं उससे रिलेट करना था, इसलिए मैंने 10 से कैलकुलेट किया है। अगर आपके पास क्वेश्चन में कंसंट्रेशन जो भी लिखी हो, 15 हो, 12 हो, 18 हो, 20 हो, वो आप यहाँ पे रखेंगे। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टी आएगा वो दैट इज 136 आवर विच इज इक्वल्स टू 6 डेज। या अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते और अपने माइंड में ही खुद ड्रॉप कंसंट्रेशन को हाफ ड्रॉप करके आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 हाफ लाइफ इस पेशेंट में वैंकोमाइसिन की इज 72 आवर्स, सो 36 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको सेकेंड डोज पे पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेशन होगी। So half life is a reduction in concentration by half. Whatever time is required to reduce the concentration by half, that is half life. So 36 से half is equal to 18. So as we know कि half life is 3 days, so 36 से 18 आने में 3 days लगेंगे, and from 3 days from 18 to another half 9, तो उसमें 6 days लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that is 6, answer would be the third option, 6 days from the dose on 24th. ये आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके वर्कबुक में भी यू हैव इनफ एग्जांपल्स ऑन द सेम क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये इक्वेशंस समझ में आ गई तो देन यू आर डन विद 70% ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स कैलकुलेशंस। सेकेंड केस इससे ही रिलेटेड है। फॉलोइंग 100 मिलीग्राम drug IV and 200 milligram of the same drug per oral. The area under the curves are 50 milligram per liter per hour and 25 milligram per liter per hour. What is the bioavailability? Bioavailability calculate करनी है। Bioavailability calculate करने का फार्मूला है, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए उनसे ली है, और मेरे खुद के एग्जाम में बायोअवेलेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली नहीं आते हैं। मोस्टली कंसंट्रेशन की जो पहला हमने कोई केस डिस्कस किया मोस्टली रिलेटेड टू दैट। आपके BCPS एग्जाम में मोस्टली 1 to 2 और 2 to 3 मैक्सिमम एट मैक्स क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, 1 स्टेप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें इनकी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो बायोअवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओरल के डोज एंड आईवी की डोज, ओरल का AUC एंड आईवी का UC, चारों वैल्यूज़ आपको गिवन है। सिंपल फार्मूला इसमें आप सिंपल फार्मूले में पुट करें इसकी फ्रैक्शन ऑफ डोज IV इनटू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल divided by dose of oral into the area under the curve of IV. So 100 into 25 divided by 200 into 50. You'll solve this equation and you'll get the answer 25. So 25% or A option is the correct answer. This is the bioavailability of the drug. Unfortunately हम फेस टू फेस नहीं है तो मैं आपके इनपुट इसमें लेना चाहता, बट this presentation has to go one way unfortunately. Okay, so let's come to the absorption. All these pharmacokinetics parameters, absorption, distribution, metabolism, excretion, they are very well explained in the workbook. उसको obviously आपको read करना है, that they are in the workbook, they are in great details. मैं यहाँ पे सिर्फ basic point touch करूँगा. This is basically a kind of refresher. Obviously आपने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं और आपको इनकी सारी information है. I'll just go ओवर सम ब्रीफली, और उसके बाद जो है आपका वर्कबुक है, आप ऑब्वियसली उसको वर्कबुक को सॉल्व करना है, एंड देन यू हैव टू रीड फ्रॉम इट, देन ऑब्वियसली दीज कॉन्सेप्ट विल बी मच क्लियर. फर्स्ट पास इफेक्ट, वी ऑल नो दैट जब ब्लड परफ्यूजन टू द GI tissues and passes through the liver, obviously the drugs orally absorbed has to go through liver, and they are converted into the active metabolite, which are the active drugs. And obviously the GI basically this is to protect our system के drugs absorb होती हैं और GI पे जाती हैं ताकि वो inactive उसका metabolite हो, और वो that we can excrete to the body. So body is like protective के nephrotoxic या toxic चीज़ें जो हैं वो body से excrete करें. There are some exceptions to this first pass effect. अगर आप मेडिकेशन बकल रूट के थ्रू देते हैं तो दैट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और सम रेक्टल ब्लड फ्लो
doses which are given rectally, they also bypasses the first pass through metabolism. Enterohepatic recirculation, some drugs are excreted in bile and metabolized by normal flora and then reabsorbed back into the circulation. One of the examples is ceftriaxone, which is excreted in bile. And drugs are also expelled by the gallbladder on side smell or ingestion of food. Case 3 is P-glycoprotein is also plays an important role in the absorption or binding of the drug. So this in turn affect the absorption. So P-glycoprotein, which statement is correct for P-glycoprotein, is a plasma protein that binds basic drug, transfer drugs through the GI mucosa, increasing absorption. It diminishes the effect of CYP3A4 in the GI mucosa, or it is an efflux pump that decreases the GI mucosa absorption. अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है तो then you can use the chat and you can give the answer. Meanwhile, I'll discuss this and then we'll come back to the question so that we can solve it. So P-glycoprotein basically is another binding protein. It's available in the GI mucosa and work together with CYP3A4 and to decrease the absorption. Basically, again, the same concept कि आपकी body को toxic drugs से and toxic metabolites से bind करके main function का excrete करना. Basically, P-glycoprotein is a efflux pump that pumps drug back into the GI lumen. And absorption, and it has absorption drug interaction. Most of the CYP3A4 substrates are also P-glycoprotein substrate. जो drugs CYP3A4 से metabolize होती हैं, those are also P-glycoprotein substrate, and many CYP3A4 inhibitors and inducers also inhibit or induce P-glycoprotein. Examples are dabigatran, digoxin, HIV protease inhibitors are also affected by various inhibitors. So second important thing in the pharmacokinetics is the volume of distribution. As I discussed earlier in my first case, that this is one of the important formula in clinical pharmacokinetics. अगर आपको ये formula याद है तो इससे you can solve many questions through this. And by definition, it is the amount of drug in the body to an observed concentration of the drug. And keep in mind that volume of distribution of drug keeps on changing in special situations. Distribution is also affected by protein binding, and the major protein binding जो हमारी body में, that is number one is albumin. Albumin binds most of the drugs. Alpha 1-acid glycoprotein and lipoprotein minimally they also bind the drug. So any change in these concentration of the albumin in the body may affect the concentration of the drug, and P-glycoprotein also binds the drug. So we have another case, a renal transplant patient with community-acquired pneumonia. He's on cyclosporin, which is the least likely to interact. So most probably this patient is receiving azithromycin plus ceftriaxone for community-acquired pneumonia as a first choice. And which of these is the most likely to interact with cyclosporin? Erythromycin, clarithromycin, azithromycin, or all macrolides inhibit CYP3A4? So clearance is also dependent on the cytochrome P450 enzyme. This is a group of heme-containing enzyme responsible for phase 1 metabolic reactions. It metabolizes the drug to either active form or to the absorbable form, or to which is easy to excrete. Most of the cytochrome P450 is located in the endoplasmic reticulum. Number one, the highest concentration of CYP4 is available in the liver, but it is also available in a small intestine along with P-glycoprotein efflux pump, and also in brain, lungs, and kidneys. Drugs generally have high affinity for one of CYP450, but may utilize secondary pathways. Most of the drugs, they only are substrate to one of the CYP450 enzyme family, like CYP3A4, but there are some drugs which may utilize secondary pathways, or they are substrate to more than one CYP450, like 2C9 or 2C19 से भी substrate हैं और metabolize होती हैं, CYP4 से भी होती हैं. So if you break down the CYP3A4 or this nomenclature of this enzyme, basically cytochrome P is the super family, and then 3 is the family. So any drug within the 3 family,
like 3A4, 3A5, or 3D is 3D6, for example, 30%, it will be 40% similar. All these enzyme will be 40% similar. And then you have a subfamily, which is denoted by a, English letter, which is A. So if anything like 3A4 or 3A5, then 3 and A 43, if it is 3 same, then it is 40% similar. But agar unki subfamily bhi same hogi, then these enzymes are 70% similar. For example, CYP 2C19 and 2C9. So 2C19 and 2C9, they belong to same family and they belong to same subfamily. So ये almost 70% similar होते हैं. And either some drugs are enzyme inducers or some drugs are enzyme inhibitor. So induction and inhibition, it works differently. Means it takes like 2 to 3 weeks for a drug to properly induce that enzyme. आप ऐसा नहीं होता कि आप पहली ही डोज पे enzyme induction drug interaction हो जाता है, but it takes like 2 to 3 weeks for inducing an enzyme. And also अगर जैसे ही आप वो drug discontinue कर देते हैं, it also takes 2 to 3 weeks कि उसका जो इंडक्शन होती है एंजाइम का वो आहिस्ता आहिस्ता हॉल्ट होता है. बट whereas inhibition जो होती है that is quick. As soon as the drug reaches the steady state concentration or concentration which is required for the therapeutic action, within 3 half-lives, the enzyme is inhibited. And same happens when when that same drug is discontinued. It takes like 5 half-life to eliminate completely drug from the body, and after 5 half-lives, the inhibition वो उसकी एंजाइम की जो स्टॉप हो जाती है. So induction and inhibition में then difference है. Inducing usually take 2 to 3 weeks to develop and 2 to 3 weeks to halt, while as inhibition it develops quickly and it halts quickly as well. So see the characteristic of cytochrome P450 कुछ discuss करें. Inhibition is substrate independent. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ड्रग CYP3A4 से का सबस्ट्रेट है, तो वो दूसरी जो भी CYP3A4 का सबस्ट्रेट होगी वो उसको भी इनहिबिट करेगी. सम सबस्ट्रेट आर मेटाबोलाइज्ड बाय मोर देन वन. CYP450 450 जैसे वार्फिन एक एग्जांपल है. इसके दो एनेंशियोमर्स होते हैं RNS, एंड they may be metabolized different by different CYP3A4. एक मेटाबोलाइट एक एनेंशियोमर दूसरी एंजाइम फैमिली का सबस्ट्रेट है और दूसरा एनेंशियोमर दूसरी एंजाइम फैमिली का सबस्ट्रेट है. And difference in inhibition may exist in the same drug class. जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है. हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी ड्रग इंटरेक्ट करेगी, उसमें तीनों मैक्रोलाइट्स थी, लेकिन सेम ड्रग in the same class may inhibit or induce enzyme differently. It's not always necessary the case कि अगर एक drug induce कर रही है तो उसकी class की सारी drug induce करेंगी. So it depends on the drug as well, and it's also dose dependent. For example, fluconazole at low doses it induces some enzyme, but at higher doses it induces another enzyme. So इनके substrate जो होते हैं वो inhibitors भी हो सकते हैं, and the same thing, most inducer and some inhibitors can affect more than one isoenzyme. For example, fluconazole and warfarin, which are discussed, and inhibitors may affect different isoenzyme at different doses. For example, again, is fluconazole, which at different doses inhibit different enzyme families. So coming back to our question, renal transplant with community-acquired pneumonia on cyclosporin, which is the least likely to interact? As we know that erythromycin and clarithromycin has more CYP3A4 induction properties than azithromycin. Azithromycin is comparatively very less, so it is most commonly choice. So that is the answer of this question. So azithromycin would be least likely to interact. So ये information ड्रग की मोनोग्राफ में अवेलेबल होती है कि परसेंटेजेस. अगर आपको ये ड्रग मोनोग्राफ में लेक्सिकॉम या माइक्रोमेटिक्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो then you can find some research paper primary. You can search primary literature. So this information is easily available. So excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Sir, actually, I want to say to attendees, if there is a question from any other attendees, they may raise your hand, then I will allow to ask the question. So, if anyone have any question, please raise your hand if you have any query.
Okay, sir. Sorry, you may proceed further. Okay. So we have another case. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. द सेम टाइम अनम मॉडरेटर ऑफ आवर सेशन, देखिए शी कैन आस्क क्वेश्चंस टू. तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी बीच में रिप्लाई कर दूँ, और एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एज वेल. The WTO is a 62-year-old man, came with a complaint of chest pain, diagnosed with a STEMI, was taken to cath lab, and 2 drug-eluting stents were placed. So new medication includes aspirin 81 milligram, clopidogrel 75 milligram, other medication losartan, carvedilol twice daily, amitriptyline, acetaminophen as needed, and simvastatin. So CYP2C19 genetic test was performed, and the patient is poor metabolizer. What is most likely to happen? So this question is related to pharmacogenomics, pharmacogenetics, and which is now a very well studied and very well established. The basic concept of this pharmacogenetics is one size doesn't fit all. Basic of different patient has different genes and different genetics. So काफ़ी सारी medications हैं that are known to have different to be affected by different alleles or different genes, और उनकी testing के लिए recommended है कि आप उनकी testing करें, and then you dose according to that genetic differences in those patients. So 2C19 clopidogrel is a substrate of 2C19, and genetic test was performed, and the patient is poor metabolizer. So we have ultra fast metabolizer, fast metabolizer, poor metabolizer, या intermediate metabolizer. So what is most likely to happen? He will form a metabolite of clopidogrel that will block the action of aspirin, or B, he will not activate clopidogrel well, increasing the risk of a thrombotic event. He will not metabolize clopidogrel well, increasing the risk of bleeding event, or he will overproduce an active metabolite of clopidogrel, increasing the bleeding risk. So pharmacogenetics, as we discussed, more than one genetic variant of the same enzyme is present, alleles, and which are a stable component in the population, 1% of the population. Phenotype is basically clinical expression of the trait, and then genotype is the genetic composition of this trait. So there is this guidelines or society, which you can say that it's Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. They have developed the guidelines, and they facilitate in translation of the pharmacogenetics and information from research to clinical practice. So ये list of medication table में है, ये आपके workbook में भी है, extensively इसको वहाँ पे discuss भी किया गया है. तो इन basically drugs के जो जेनेटिक एलील डिफरेंट जेनेटिक एलील्स हैं, देन उसकी बेसिस पे आप इसकी डोजेस या उनकी रिकमेंडेशन इन्होंने फ्रॉम रिसर्च टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ये रिकमेंड करते हैं. तो देन यू हैव टू फॉलो दोज रिकमेंडेशन एज पर द कंसोर्शियम, and they have focused on these specific drug and gene pair, and in the end of workbook I believe they have to be continued. एक list of medication है जिस पे ये further काम करेंगे, and usually within 2 to 3 years or 4 years they update their guidelines. You can search in clinical, you can find out guidelines easily available, Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. तो इसमें अगर आप चेक करें एलोपिन, इसमें काफ़ी सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जो हम वेरी कॉमनली यूज़ करते हैं, and then they have different genetic variations. For example, allopurinol, frequently used for gout; carbamazepine, frequently used for epilepsy; clopidogrel, ondansetron. Then we have phenytoin, simvastatin, SSRIs, warfarin, TCAs. These are the very tacrolimus. These are the very commonly used medications. So if patient has a lot of drug interactions, और अगर उनकी concentration बहुत variable रहती हैं और उसके side effects आते हैं, तो then you can also recommend to a genetic testing, and based on that you can recommend the dosing. So clopidogrel is a substrate of CYP2C19. So this patient is poor metabolizer. So obviously as per the अगर हम basic understanding clopidogrel के लिए, तो that clopidogrel is an inactive molecule. It has to undergo metabolism to be converted into active metabolite by CYP2C19, which is responsible for the antiplatelet activity. So the CPIC recommendation that normal dosing for ultra rapid or fast metabolizer, but alternative antiplatelet therapy should be considered in intermediate or poor metabolizer. So our patient is a poor metabolizer. In our case, we should
use alternative therapy like ticagrelor or prasugrel, which is active form. So this patient will not metabolite the inactive clopidogrel to active metabolite. So chances are that increase risk of thrombotic events. So correct answer is B. He will not activate clopidogrel well, increasing the risk of thrombotic events. So next case is CM is a 55-year-old man. He started on phenytoin 200 milligram daily on a post craniotomy. And phenytoin की example इसलिए use की क्योंकि non-linear pharmacokinetics model discuss करने हैं, but mostly nowadays post craniotomy phenytoin is not used. Levetiracetam is used, which is more broad spectrum or the linear, which has linear kinetics, or it's a broad therapeutic index drug. So recent steady state concentration of phenytoin FINDA is 6 milligram per liter, and as you know, the normal concentration of phenytoin is between 10 to 20. So basically, this concentration is low. So if CM's KM is calculated to be 5 milligram per liter, what will most likely occur if the dose is doubled to 400 milligram PO daily? So KM is basically constant, which is calculated to be 5 milligram per deciliter, 5 milligram per liter. Most of the time, narrow therapeutic index drugs, drugs that follow non-linear kinetics, their Km is more than the therapeutic concentration which is required for the action. But in case of phenytoin, their Km is less than the therapeutic concentration required for the action. As you know, Km इसका 5 milligram per L है per liter है, लेकिन जो इसकी therapeutic concentration है that is 10 milligram 10 to 20 milligram है. So what will happen अगर आप dose double कर देंगे, क्योंकि patient की concentration low आई है 6 milligram per liter. So his concentration will be doubled since phenytoin clearance is linear above the Km, or B, his concentration will more than double since phenytoin clearance is non-linear above the Km. His concentration will not change because the phenytoin is an auto-inducer and clearance increases with time. His concentration will increase by only 50% since phenytoin absorption decreases significantly with doses greater than 300. So non-linear elimination is usually saturation or partial saturation of the elimination pathway, which can be easily calculated by a Michaelis-Menten equation, Vmax into C divided by Km plus C. And non-linearity occurs when concentration is at or above Km. So अगर किसी drug का Km उसकी therapeutic concentration की range से low है, तो non-linearity फार्माकोकाइनेटिक्स वो ड्रग फॉलो करती है. इन केस ऑफ फेनेटोइन की थेरापेटिक ड्रग कंसंट्रेशन है 10 to 20 मिलीग्राम पर लीटर, बट फेनेटोइन का केएम है यूजुअली 5 और 6 के दरमियान होता है. तो 5 केएम इसका कांस्टेंट जो है वो 5 है, लेकिन इसकी थेरापेटिक ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो अबव दैट फेनेटोइन विल ऑलवेज follow non-linearity. Non-linear kinetics में आपको पता है poor and erratic drug absorption होती है. Concentration is not dependent to the initial concentration of the drug. So we cannot say for sure that what dose will produce what effect. So अगर हम इसको concentration को और KM को और phenytoin की drug therapeutic drug concentration को consider करते हुए इस question को answer करें, तो his concentration will double since phenytoin clearance is linear above KM, so that is wrong. His concentration will be more than double since phenytoin clearance is non-linear above the KM. So B is the correct answer because phenytoin की जो clearance है और जो उसकी pharmacokinetics है above the KM is non-linear. So phenytoin is not an auto-inducer. Carbamazepine is an auto-inducer. So this option is incorrect, and option D is also incorrect. So data collection and analysis. So data collection and analysis, it's a really important कि आपको पता होना चाहिए कि time of collection of sample क्या है. आपने you should ensure that you are collecting the sample after the completion of absorption and distribution of the drug. ऐसा नहीं कि आपने drug रोज administer किया and within 15 minutes or 15-20 minutes आपने level जो है collect data collection कर लिया analysis के लिए. So you need to make sure the drug has been adequately absorbed and distributed, and ensure completion of redistribution post hemodialysis. So after a hemodialysis session, what happens then, जो blood में से concentration होती है वो obviously अगर
ड्रग डायलाइजेबल है तो वो डायलिसिस के दौरान ड्रग जो है वो डायलाइज हो जाती है, एंड देन the concentration drops in the blood, and after completion of a hemodialysis session जो ड्रग हमारे दूसरे कंपार्टमेंट में होती है जैसे एडिपोज टिश्यू में या टिश्यू में जो ड्रग होती है, that is partial concentration coefficient के difference की वजह से that comes into the blood stream. So you have to ensure a complete redistribution post hemodialysis. Many drugs undergo redistribution after dialysis, so you have to wait and give at least 2 to 3 good hours to take a level after a hemodialysis session. Just after hemodialysis session अगर आप level लेते हैं तो that will not be correct, especially in high flux or high efficiency hemodialysis. Specimen requirement, mostly we measure drug concentration in serum, but sometimes plasma and whole blood is also taken to calculate the concentration of the drug. Data collection and analysis, अगर आप कोई research paper पढ़ें, data collection and analysis on clinical pharmacokinetics, so you will find all these terminologies very commonly in those literature. Precision, which is reproducibility. Reproducibility is like अगर मैं किसी drug concentration find out कर रहा हूँ वो 10 मिलीग्राम पर लीटर आ रही है, तो मैं जितनी बार भी वो repeat करूँगा, the drug concentration will be 10 milligram per liter. Not necessarily कि वो correct है, वो गलत भी हो सकती है, but it is giving me the wrong concentration every time. That is reproducibility. That is called precision. But accuracy is a correlation coefficient. So it cannot be मतलब reproducible नहीं हो सकती, but it will give you a correct concentration. अगर concentration 10 है, तो then it will give you a concentration of 9, 8 or 11 or 12. And predictive performance measure of accuracy, that is precision again, कि अगर आपके जो correct accurate measurement बार बार reproduce हो रही है, so that is predictive performance. And sensitivity and specificity are the two most common terminologies you will see in papers and or इससे related exam में question भी आ सकते हैं, irrespective of any board. Oncology में भी हो सकता है, pharmacotherapy में भी हो सकता है, pediatrics में भी हो सकता है, infectious disease में भी हो सकता है. So what is sensitivity and what is specificity? Sensitivity of a test is basically it can detect very low concentrations of the drug. यानी 0.02, 0.002, 0.1 ये concentration भी measure कर सकता है. That is sensitive, but that does not mean कि वो specific भी होगा. Specific means कि for example the test can differentiate well between different drug of the same class. For example, it can differentiate between tobramycin, it can differentiate between tobramycin and gentamicin. So that is specificity. Sensitivity can monitor low drug concentration, while specificity can find out the different type of drug in the same class. So a question related to this can be a drug assay is touted to have having high specificity but low sensitivity. This means the assay can distinguish drug from like products but detects extremely low concentration. The assay can distinguish drug from like products but not detects extremely low concentration. The assay can distinguish drug from like products and detects extremely low concentration, and the assay can distinguish the drug from like products but cannot detect extremely low concentration. So as we discussed, this assay has high specificity but low sensitivity. That means this assay can distinguish between drugs from like products but cannot measure low concentration. So the correct answer will be A. The assay, D. The assay can distinguish the drug from like products but cannot detect extremely low concentration. So specificity and sensitivity के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आपको इन ग्रेट डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि इंफॉर्मेशन सारी आपके हैंडआउट में अवेलेबल होगी. So types of data collection and analysis which are done usually to know the drug concentration in clinical practice are radio immunoassay. Advantage is extremely sensitive, and disadvantages it has short half-life, nuclear waste, and activity. AMET is enzyme immunoassay. Advantage is very simple. It's automated, highly sensitive, stable. But this one advantages its measurement is more complex and it has a lot of interferences. And most commonly used assay in clinical practice is FPIA, which is fluorescence immunoassay. It has
It has many advantages and as well as disadvantages, but it is most commonly used assay. This you can study in detail in your handouts, but hardly any questions will come related to this data analysis assay methodology. And assays which are used in primarily used in pharmacokinetic research studies. जब आप किसी ड्रग पे रिसर्च कर रहे होते हैं pharmacokinetics model उसके predict करने के लिए, so the most commonly used assays are HPLC, high performance liquid chromatography, and then we have gas chromatography, mass spectrometry, flame photometry, and bioassays, just to name a few. So we have our next case. KM is an 80-year-old woman, 52 kg. This case is basically related to the special population, which is renal diseases, admitted for pyelonephritis with sepsis, and patient has a past medical history of myocardial infarction, congestive heart failure, hypertension, osteoporosis, rheumatoid arthritis, and CVA. Serum creatinine today is 0.92 milligram per deciliter. Albumin is 2.9 gram per deciliter. The patient is taking Bactrim, trimethoprim, sulfamethoxazole, 280 milligram IV, lisinopril, digoxin, furosemide, cimetidine, acetaminophen, calcium carbonate, and carvedilol. So, which is the best assessment of KM's renal function? Her serum creatinine is in the normal range and no dose adjustment is necessary. Because of her age, KM has some degree of renal dysfunction and doses may need to be adjusted. Because of the pyelonephritis, KM has renal dysfunction and doses may need to be adjusted. Her serum creatinine is in the normal range, but her blood urea nitrogen is elevated, so doses may need to be adjusted. Second question related to the same cases. It can happen in your BCPS. एक case आपको दी जाएगा, and sometimes they ask 3 questions related to the same cases. Which of the KM's drug may alter serum creatinine concentration? Lisinopril and digoxin, Bactrim and cimetidine, furosemide and calcium carbonate, and acetaminophen and carvedilol. This we'll find out. So pharmacokinetics in renal disease, as you know, creatinine production is a constant, is constantly produced and constantly eliminated through single mechanism, that is filtration. It has little secretion mechanism involved, but mostly it is done by filtration naturally available in our body. तो हमें कुछ externally देने की जरूरत नहीं है. Naturally जब अगर हो रहा है तो हम इसको measure कर सकते हैं. It does not have any physiological role. It is byproduct of muscle and then it is produced constantly and it is excreted constantly. तो अगर हम इसको measure कर लें तो then we can measure the estimation of the creatinine kidney function. The best way to monitor the creatinine clearance is to collect the urine 24 hours, but it has some limitation. So mostly now we use different estimation calculation like Jellyfish, Krokoff and Gault, Salzar-Corcon, Obesity and Schwartz, and Conan Barrett for pediatrics. So most of the drug approved have drug adjustment, FDA approved doses drug adjustment as per renal clearance based on Krokoff and Gault. So that is why we use most frequently in our calculation Krokoff and Gault. But recent drugs are approved by FDA not based on the Krokoff and Gault equation. They are more on EGFR estimation, which is MDRD study equation, and chronic kidney disease epidemiology, CKD epi calculation. MDRD has a limitation more than 60 or less than 60. It cannot assess the creatinine. Over 60 it can overestimate, below 60 it can underestimate, but CKD epi does not have this issue. तो पुरानी drugs जो available है market में that are FDA approved for renal dose adjustment by Krokoff Gault. नई drugs जो market में approve हो रही हैं, FDA is approving based on the EGFR estimation. So you can always refer back to the references Lexicon and Micromadex, and obviously there will be available information that you have to adjust according to what. So most commonly used formula Krokoff and Gault, we all know it, and there are some factors influencing the estimates of creatinine clearance. Disease state, many disease states have, and many different clinical conditions have different effect on the creatinine. Diet can also change the creatinine clearance, and drug endogenous substances like laboratory interaction and pharmacokinetic interaction. Pharmacokinetic interaction, there are some drugs which reabsorb the creatinine and they secrete it, so that they reabsorb the drug and then they secrete it. So
they can falsely elevate the creatinine. That means कि kidney में कोई problem नहीं है, लेकिन drug के pharmacokinetic interaction की वजह से creatinine raise हुआ है. There are very minor few drugs that do this pharmacokinetic interaction. So drug dosing concentration in renal diseases, you never change the loading dose. Loading dose आपको creatinine clearance में same रखनी होती है. Even the patient has chronic renal failure or end stage renal disease, dialysis dependent anuric patient comes to the hospital. अगर आपको dose करनी है, patient को initial drug देनी है, initial dose देनी है, then you never adjust the loading dose except in few cases, one of which is digoxin, where you adjust the loading dose as well. But generally speaking, all the antibiotics, first dose you can give full dose, and if there is a loading dose available for that drug, you can load the patient always, because आपको drug जो fill in the tank जो हम जो different compartment में drug distribution करनी है, that you have to take that in consideration, because the free drug available, unbound free drug available in the blood, that is available for the therapeutic action. So once you dose once you give a dose of a drug, the drug is distributed depending on hydrophilic or lipophilic nature. It is distributed into different compartments of the body. So that is why loading is necessary, and loading is necessary in renal insufficiency patients as well. And then maintenance doses जो होती हैं, then you can adjust, you can change the dosing interval, you can increase the interval, or you can change the dose, you can reduce the dose by half, by 25%, which is well available in the literature. So based on this estimation, we will calculate the creatinine clearance of this patient. So 140 minus age into weight divided by serum creatinine into 72. And if the patient is female, you multiply by 0.85. I am sure every pharmacist in this session know this formula or has used this formula on, or they are using on daily basis. So अगर हम इस formula के तहत हम calculation करें, तो then answer is 42 ml per minute is the GFR. And this patient is 80-year-old. And as we know, after 30 years, 1 ml per minute creatinine clearance जो है वो fall होता है. तो this patient from 30 to 80 is 50, so like 50 ml per minute इनका decline हुआ है renal function. तो अगर हम इसको CKD एपी की कैलकुलेशन करें, तो इसका जो हमारा GFR है, that is 159 ml per minute, standardized or neutralized by 1.73 meters square body surface area of the adult, which gives you 52. In Crocroft and Gault, there is no neutralization or no standardization, but CKD-EPI we standardized because we don't use weight. There we use weight. One more important thing in Crocroft and Gault equation, most commonly asked question कि कौन सा weight use करना है, ideal weight, actual body weight use करें, total body weight use करें, या ideal body weight use करें. If the patient is, there is a general rule, if the patient is obese, have a BMI of more than 25, तो then आप उसका ideal body weight use करें. If the patient has a BMI low than अगर BMI is more than 25, then आप उसका adjusted body weight use करें. Ideal body weight plus 40% of the fat आपको incorporate करना होगा. अगर वो BMI उसका 18 से low है, then you use ideal body weight. So going back to the question, in this patient ka creatinine clearance is 42. So correct answer is because of her age, KM has some degree of renal dysfunction and doses may need to be adjusted. Correct answer is B. So we need to adjust the dose for this patient. And second question, which of the KM's drug may alter serum creatinine concentration? Lisinopril and digoxin, B, C, or D? The correct answer here is Bactrim, B, sulfamethoxazole and trimethoprim and cimetidine, because these two drugs, they absorb the creatinine and secrete. So अगर आपका patient Bactrim ले रहा है and there is a rise in creatinine clearance, that cannot be true. आपको urine output भी patient का check करना होगा. Lisinopril can also increase, but digoxin do not. So answer is wrong. Furosemide is very high doses, can also do, but calcium doesn't have any effect. So answer C is wrong, and answer D, acetaminophen and carbidopa doesn't have any effect on secretion of the creatinine. So next case is related to our hepatic dysfunction. SJ is a 55-year-old man with fungemia. Past medical history has hepatic dysfunction. Patient has ascites but no encephalopathy. It started on caspofungin, decreased dose in patient with Child-Pugh score of 7 to 9. This we know from the literature कि caspofungin fungemia के लिए या किसी भी केस के लिए यूज करें अगर पेशेंट का Child-Pugh स्कोर 7 या 9 से
ज़्यादा है तो आपको डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कितनी एडजस्ट करनी है ये आपको इन्फॉर्मेशन लिटरेचर में ड्रग की मिल जाएगी। बहुत कम ड्रग्स ऐसी हैं जो चाइल्ड पीयू स्कोर पे डोजेज एडजस्ट होती हैं, बिकॉज मोस्टली द ड्रग्स आर low extraction ratio drugs. Labs इनकी AST is 85, ALT is 56, alk-phos is 190, bilirubin is 1.8, albumin is 2.9, PT-INR is 14.6, 1.7, and GT is 60 unit per liter. So the question is, what is the child Pew score of this patient? 3, 5, 8, or 11? So let's see. So rules for dosing in hepatic disease is high extraction ratio drugs. Ratio drugs are affected more than low extraction ratio drugs. High extraction ratio drugs are which are extensively metabolized by the liver. They are affected more than the low extraction drugs. There are very few, and the conjugation is maintained in the liver disease. Obviously, उनको liver के through ही metabolize होना है. So in these cases, you start low and increase the dose slowly to see the effect. So if we go and calculate the child Pew classification of liver diseases, ये basically points दिए जाते हैं, points calculate करने होते हैं basis of these parameters. अगर नॉर्मल पर्सन की अगर हम चाइल्ड प्यू कैलकुलेशन करें, जैसे अगर आप मेरी अभी चाइल्ड प्यू क्लासिफिकेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मुझे 1 पॉइंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आई डोंट हैव एन्सेफेलोपैथी, आई डोंट हैव एसाइटिस, माय बिलिरुबिन इज लेस देन 1.5 which is normal, my albumin is more than 3.5 which is normal, and my prothrombin sign is also 0 to 4 which is normal. तो अगर मैं अपनी चाइल्ड प्यू कैलकुलेट करूंगा तो then 1 for every person, this is 1, so 1 will take start will from 1. तो चाइल्ड प्यू कैलकुलेशन 0 से स्टार्ट होगी. So this patient doesn't have encephalopathy, इसको 0 पॉइंट्स मिलेंगे. पेशेंट हैज ascites, पेशेंट विल गेट 2 पॉइंट्स. बिलिरुबिन पेशेंट का 1.8 है, इट इज रेज, पेशेंट विल गेट 2 पॉइंट्स. एल्बुमिन पेशेंट का लो है, देन पेशेंट विल गेट 2 पॉइंट्स. एंड देन प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज नॉर्मल है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं होगा. तो 2 + 2 + 2 6, and then 1 for prothrombin time and 1 for the basic standard. तो इसका जो चाइल्ड प्यू स्कोर है that is 8C. So this ends up the pharmacokinetic concentration of the hepatic diseases. Hepatic diseases में बहुत सारी drugs नहीं हैं जो adjust होती हैं. There are very few and which is very well available in the literature. But इससे related कोई question नहीं आता कि which drug requires hepatic dose adjustment. Mostly it will be of renal, या आपके drug binding molecules जो हमारे proteins हैं उससे related होगा, या mostly calculation related questions होते हैं pharmacokinetics के. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 स्टेप कैलकुलेशन. आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एंड कीप ऑल दीज थिंग इन माइंड. ग्रेट डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इनको ज़रूरत नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन आपकी वर्कबुक में अवेलेबल है दैट इज़ इनफ. तो कुछ केसेस हैं यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन, एंड दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड प्रैक्टिस के लिए. PL is a 45-year-old man with chronic renal failure, phenytoin 400 mg per day for seizures, and lab is phenytoin concentration is 13.6, and albumin concentration is normal 4.2. What do you recommend to do with this dose? Make no changes in his current regimen, keep the total daily dose of the same, but change the regimen to 200 BID, increase the dose for better seizure control, decrease the dose to prevent toxicity. So we know that phenytoin concentration is in the normal range. पेशेंट एल्बुमिन कंसंट्रेशन इज द नॉर्मल रेंज. फेनिटोइन को 2 वक्त में एडजस्ट करना होता है. अगर पेशेंट का एल्बुमिन लो हो तो करेक्टेड फेनिटोइन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी 13.6 विच इज on the essay it is not correct अगर एल्बुमिन लो है. एंड सेकंड केस इज पेशेंट व्हेन हैज अ क्रॉनिक रीनल फेलियर. अगर रीनल फेलियर का पेशेंट होता है दैट 13.6 इज नॉट ट्रू 30.6, इट कैन बी मोर देन दैट. तो 2 फार्मूला कैलकुलेशन के फेनिटोइन के आपको याद रखने हैं. अगर ये 2 फार्मूलाज हैं, चेंजेस इन एल्बुमिन एंड देन चेंजेस इन रीनल फंक्शन, अगर आप इनमें वैल्यू पुट करें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो इट विल बी मोर देन 20. सेकंड फार्मूला अगर आप अप्लाई करें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सेशन के बाद, तो 13.6 इज नॉट ट्रू 30.6, इट इज मोर देन 20 अगर आप इसके तहत कैलकुलेट करें. सो करेक्ट आंसर विल बी कि we have to decrease the dose to prevent the toxicity because that level is not 13.6, it's more than that in 2 cases. ये चार्ट आप देख लीजिएगा, इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन एंड जनरल कंसल्टेशन मेंशन है. प्रेजेंटेशन आपसे हमारे मॉडरेटर्स शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, तो आप इसमें देख सकते हैं चार्ट. 63 और मैन रीनल इंसफिशिएंसी एफिब डिजॉक्सिन रेट कंट्रोल के लिए दे रहे हैं विच इज़ द करेक्ट. एलडी सेम, लोडिंग डोज सेम, मेंटेनेंस डोज डिक्रीज. एलडी डिक्रीज, मेंटेनेंस डोज सेम, नीदर डोज शुड बी चेंज, बोथ डोजेस शुड बी चेंज. तो करेक्ट आंसर जैसे मैंने पहले बताया
कि डिजॉक्सिन जो है वो एक वाहिद ड्रग है, वन ऑफ द फ्यू ड्रग्स जिसको हमें लोडिंग डोज भी एडजस्ट करनी है और मेंटेनेंस डोज भी एडजस्ट करनी है। तो इसमें करेक्ट आंसर है इज डी, बोथ डोजेस शुड बी चेंज। तो ये कुछ ड्रग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की, ये आप इससे रीड कर सकते हैं, ये आपके वर्कबुक में भी अवेलेबल है। बेसिक जो है वो आप कंसंट्रेशन याद कीजिएगा, कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स। The next case is a 34-year-old man with chest pain and UTI, tobramycin 400 IV daily given. This is a high dose and it is used or given as extended interval regimen. हमें मालूम है aminoglycoside we have conventional dosing जहाँ आप BID या TID use करते हैं, then we have extended interval जहाँ आप once daily dosing use करते हैं. So what is the advantage of extended interval? Takes advantage of the aminoglycoside concentration dependent killing, is more efficacious than standard dosing, does not require concentration monitoring or will not cause nephrotoxicity. So we all know that aminoglycosides are concentration dependent killers. So one extended dosing interval, high dose at one time, it takes advantage of concentration dependent killing of aminoglycosides. Again, ये इसकी peak और ट्रफ की कंसंट्रेशन है, ये आप उनके कमेंट्स हैं और सैम्पलिंग इश्यूज हैं, वो आप रीड कर सकते हैं इनसे, इनको मैं डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करूँगा। ओके, सो अनदर केस, दिस इज रिलेटेड टू मोर फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उससे रिलेटेड है। अ पेशेंट टुक अ बोलस आईवी डोज ऑफ अ ड्रग एक्स, द सीरम कंसंट्रेशन ड्रॉन आफ्टर द इंजेक्शन वाज 50 मिलीग्राम, द रेट ऑफ एलिमिनेशन विच इज के इज 0.3। ये आपको रेट ऑफ एलिमिनेशन भी दिया है, ड्रग कंसंट्रेशन भी दी हुई है, 50 ड्रग concentration थी, rate of elimination is K. If the physician wants to give a next dose after 6 hours, what will be the serum concentration at this time? तो 6 drug आपने administer की, then you took the concentration, then that concentration is 50 milligram. Rate of elimination is 0.3 and after 6 hours आपको अगर दोबारा डोज करनी है तो 6 घंटे बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि 6 घंटे बाद कितनी ड्रग रिमेनिंग है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, आप फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी डोज 6 घंटे बाद रिमेनिंग होगी, क्योंकि 6 घंटे बाद जब हम एक और डोज देंगे सो इट विल रेज द कंसंट्रेशन अगेन बाय 50, सो 50 प्लस द रिमेनिंग डोज ऑफ प्रीवियस डोज, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द प्रीवियस डोज, तो वो हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में आंसर है A14, 47, 58 या 20। इसकी कैलकुलेशन का सिंपल फॉर्मूला जो मैंने पहले डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन in question with concentration known E minus KT, यही पहला क्वेश्चन फॉर्मूला हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो CP इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो 50 थी, is into E minus 0.3 हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, into 6 is the T difference in time। तो log नेचुरल लॉग लेंगे आप CP का, ln 50 minus 0.6 into 3, that will give you natural log CP is to 2.1, and जब आप लॉग शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड इट विल गिव यू 8, सो दैट मीन्स आफ्टर 6 आवर 8 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग विल बी रिमेनिंग। अब आप 6 घंटे बाद एक और डोज दे रहे हैं 50, तो उसकी कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम होगी। तो जो अब कंसंट्रेशन आप चेक करेंगे वो 50 प्लस 8 होगी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 12.1 प्लस 23, तो हमने 36 कहा था उसको, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक डोज ले चुका था। अगर ये फर्स्ट डोज होती तो कंसंट्रेशन शुरू की 0 होती, लेकिन क्योंकि ये सेकंड डोज है तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पिछली डोज की कितनी कंसंट्रेशन अभी बाकी है। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी 58 व्हिच इज सी। एक और क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन करंट कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज 2 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द ड्रग इज 0.12 व्हिच इज के, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस, अप्रॉक्सीमेट हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले क्वेश्चन में 3 जो टॉप मैंने आपको इक्वेशंस याद रखने के लिए कही थी, इसमें एक टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर के था, हमारे पास यहाँ पे के मौजूद है 0.12, 0.693 हमें पता है, हम टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टी हाफ वुड बी 0.693 डिवाइडेड बाय 0.12। टी हाफ के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 5.7, सो इट विल बी 6 आवर्स। सो विद दिस आई एंड अप माय presentation. Thank you very much for listening patiently. ये मेरा email address है और ये मेरी LinkedIn profile है। अगर आपको कोई questions related आप अपना during practice अगर आपको कोई question हो तो आप मुझे reach out कर सकते हैं। Inshallah I'll be happy to answer any question that you have. Thank you so much, sir. If any attendees have any questions, so they may raise their hand or may ask in the chat box. If sir, there is a question
if there is any specific source or book for the pharmacokinetics, or especially for the volume of distribution or half-life, will you prefer to our attendees? There is a book, Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. I forgot the author. I read it. It's really nice book. I have that book. मैं आपको अनम आपसे share कर दूंगा. Then when you are sharing the presentation with everyone, आप वो book भी सबसे share कर सकती हैं. It has all the information about the ADMEs of all the drug. And also जो mostly हम monitor करते हैं drug concentration, उसमें सारा detail में उसको define किया हुआ है. Thank you so much, sir. अच्छा Attendees, we will एक share. मैंने कमेंट Yes. अना 1 मिनट जस्ट एक चैट में एक मैंने कमेंट देखा है सरवत शी सेड दैट आई गेस क्लोपिड इज अ प्रोडक्ट यस यू आर राइट क्लोपिड इज अ प्रोडक्ट व्हिच आई एक्सप्लेन क्लोपिड इज अ प्रोडक्ट जी जी अनम गो अहेड प्लीज Yes, sir. Thank you so much, sir. Attendees, we will share the PPT of these lectures as well as the recording link of this presentation, inshallah, as soon as possible to the WhatsApp group. Thank you so much. just one question Anam I read in the Yes. chat box there is one question by Dr. Gul Sanobar and she asked I would like to ask if ACCP material will be sufficient to qualify the exam. Yes, sir. To Gul and everyone, अगर आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस है तो थेरापेटिक्स पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थेरापेटिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते व्हाट इज़ डिफरेंस जो डिफरेंस मेक करता है आपके एग्जाम के रिजल्ट में दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडी डिज़ाइन रेगुलेटरी इश्यूज एंड फार्माकोकाइनेटिक्स स्टैटिस्टिक्स जो आप मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते तो अगर आप थेरापेटिक्स पार्ट के लिए अगर आप देखें तो देन ACCP मटेरियल इज़ गुड इनफ टू पास द एग्जाम या आपको सारे सॉल्व जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स आपके थेरापेटिक्स के सवाल हैं वो आप ACCP के मटेरियल से सॉल्व कर सकते हैं मैंने खुद ACCP का मटेरियल पढ़ा था और इसके अलावा मैंने जोसेफ डिपीरो की जो हैंडबुक थी वो ये दो चीज़ें पढ़ी थी इसके अलावा मेरे जो मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस थी दैट ऑल्सो हेल्प मी सो मेरे बेसिक फोकस रहा था बायोस्टैटिस्टिक्स रिसर्च स्टडी डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑल दीज नॉन थेराप्यूटिक्स पार्ट आपको इसको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज दैट इज़ नॉट इन आवर प्रैक्टिस Thank you so much, sir. For this your support and your continued community as we work together to keep everyone safe and carried out march forward towards our vision empower pharmacists for better healthcare. I know how meaningful your efforts are for our participants, and we want you to know how much all of us appreciate your work. So, attendees, you may give your feedbacks in the chat box as well as into the WhatsApp group. And thank you so much, Sir Zishan. Anam, I And all have the one more. participants. I have opened the chat, so chat मेरे सामने है, so I can read one more question by Dr. Irfanullah. I would like to answer that, sir. Which one is safe PPI along Safe with PPI, clopidogrel? sorry. So Yes. ये a lot of controversies with Nexium and clopidogrel के clopidogrel की concentration को affect करती है. So clinically it is not very much relevant. I have seen people taking Nexium and clopidogrel together without any effect. But if you want to be safe, Nexium को छोड़ के आप PPI pantoprazole use कर सकते हैं, that doesn't have any interaction with clopidogrel. As I discussed, different drug affect different substrate, different enzyme differently. Thank you so much, sir. Uh, okay, I will share the WhatsApp group or the link to the email addresses. Then you will join our WhatsApp group. Asia Iqbal. Okay, and thank you so much, sir, for your effort. Attendees, I would like to tell you the next presentation will be on Tuesday, 8 June. That will be on nephrology by Dr. Mohammed Bilal. Thank you so much, sir, for your precious time. And Thank you very candidate, much. you may give the feedback on the chat box. Thank you so much to all. Thank you very much. Thanks. Allah Hafiz. Take care. Jazakallah khair.